हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी विद एन के। स्टार्ट करते हैं हिंदी के अगले टेस्ट में। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन पहला कह रहा है 4, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 1, ऑप्शन 4 2। तो फटाफट से आंसर अपना देंगे। ये हिंदी में जो वर्ण है, अगर भाषा की बात करें, ठीक है, ये भाषा संबंधित प्रश्न है। यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ठीक है, ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण में जो दो भागों में विभाजित हैं, कितने भागों में? दो। एक तो है स्वर जिसमें 13 वर्ण है, दूसरा है व्यंजन जिसमें 33 वर्ण है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, सॉरी 4 था ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 2। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? आदिशासी, प्रशंसा, विनाश, प्रत्याशा। आपको बताना है उपसर्ग। देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उन्हें भी उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। दिए गए अगर हम विकल्पों की बात करें तो प्रशंसा शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। आदिशासी शब्द में अधि उपसर्ग लगा है, ठीक। विनाश में वि उपसर्ग लगा है एवं प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग लगा है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है उपसर्ग नहीं लगा है, तो प्रशंसा में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिया शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। आपको बताना उपसर्ग। अब आपको पता है कि हमने अभी परिभाषा बताई थी, उपसर्ग जो है हमारे शब्द में, किसी वर्ड में क्या शब्द में क्या लगता है? आगे लगता है। आगे लगने से उसका क्या होता है? अर्थ जो है परिवर्तित हो जाता है, कुछ अर्थ में विशेषता या थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्रय शब्द में कौन सा हम उपसर्ग लगाएं ताकि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, ठीक है। तो उपसर्ग तो आगे लगता है। पहला ऑप्शन कह रहा है अन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आ, तीसरा कह रहा है प्रा, चौथा कह रहा है वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का 4। अगर हम क्रय में वी लगा ले तो उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा विक्रय, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति का विशेषण है, संस्कृति का विशेषण पूछा है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है संस्कृति का विशेषण आपको बताना है भाई। पहला ऑप्शन कह रहा है सांस्कृतिक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सांस्कृतिक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है संस्कृत, चौथा कह रहा है सांस्कृतिक। विशेषण पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो भैया संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संस्कृति संज्ञा शब्द है, ठीक है, एवं संस्कृत शब्द का विशेषण सांस्कृतिक हो जाएगा। जो शब्द पूछा है संस्कृत, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? संस्कृत, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक सबसे पहला सांस्कृतिक, क्योंकि सांस्कृतिक जो शब्द है वो क्या है? वो विशेषता बता रहा है। जो संस्कृत है वो क्या है? संज्ञा, एक सब्जेक्ट का नाम है कि संस्कृत, ठीक। वो तो सब्जेक्ट का नाम संज्ञा होगा। अब इसको और अब हमें बताना क्या है? इसका विशेषण बनाना। तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक हो जाएगा, ठीक है। तो चौथे का क्वेश्चन पहला वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना। गाय है, पहाड़ है, यमुना है, आम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञाएं 3 प्रकार की होती, पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे श्याम, यमुना, घटना। तो आप अब समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? यमुना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें इनमें से एक क्रिया विशेषण है, आपको क्रिया विशेषण बताना है, ठीक है। अब आप समझ रहे क्रिया विशेषण आपको नहीं पढ़ा तो हम समझा रहे हैं आपको। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, ठीक है। वाक्य क्या कह रहा है? वह धीरे से बोलता है, मैं, ठीक, वह धीरे से बोलता है, मैं बोलता है, क्या हो जाएगा? क्रिया है, एवं धीरे से क्रिया विशेषण। तो अब आप आंसर पकड़ चुके होंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? पहला, ठीक है। धीरे क्या हो जाएगी? विशेषण, बोलता क्या है? क्रिया। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानक हिंदी, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? आपको पूछा मानक हिंदी से क्या? साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, साधारण बोलचाल की हिंदी, या मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी। क्वेश्चन नंबर किसी भाषा, ठीक है, अब हम आपको बताते हैं किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण कहलाता है। मानक हिंदी से तात्पर्य है कि साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप,
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ओके, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, वह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में विशेषण और विशेषण की परिभाषा बताई थी, तो आप आराम से इसका आंसर पकड़ सकते हैं। ठीक है, यह स्थान बहुत अच्छा है, वाक्य में स्थान शब्द के लिए अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब संज्ञा तो पढ़ी है आपने, हमें अभी हमने बताया संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक। जहाँ पर किसी भाव, गुण एवं दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, वहाँ भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे धैर्य है, सौंदर्य है, चतुराई है, वीरत्व है एवं ममत्व है, तो ये सब सारी ये संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब पूछा कहाँ, यहाँ पे कौन सी संज्ञा पूछी है, जातिवाचक भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है कौन से, मिठाई, मिठाई भाववाचक संज्ञा थोड़ी ना। चतुराई, लड़ाई, उतराई कैसी है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। निश्चित शब्द बताना आपको, जो निश्चित शब्द है वो क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर आएगा, परिणामवाचक, प्रश्नवाचक, हेतुबोधक या हेतुवाचक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, मैं बता चुका, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक एवं परिमाणवाचक। निश्चित शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, निश्चित किसके आएगा, परिमाणवाचक, क्योंकि वो निश्चित है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अविधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है। अविधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है, प्रेरणात्मक से, परिमाणवाचकता से, इन सभी से, मूलार्थ व्यंजकता से। तो जो 11 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 मूलार्थ व्यंजकता से। ये तो वाक्य के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति को अविधा कहते हैं। ठीक है, अविधा व्यक्ति से निकलने वाले अर्थ को कहते हैं, अर्थ को अविधा, जो अविधा व्यक्ति हो, अविधा शक्ति होती है उससे निकलने वाले अर्थ को क्या कहते हैं, अविधेयार्थ अर्थ कहते हैं। इसीलिए अविधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध मूलार्थ व्यंजकता से होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित करना, प्लूत, अनुनासिक, उदात्त एवं अनुदात्त। आपको क्या बताएं, भेद बताने हैं वर्णन के अनुसार। ठीक है, उनका कालानुसार बताना है कि कौन सा पहले आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद अनुदात्त है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगा। प्लूत स्वरों का एक प्रकार है, जो प्लूत है वो स्वरों का एक प्रकार है, जिन्हें स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अनुदात्त, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में देखो कृत प्रत्ययों की संख्या भाई 28 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। आपको भूतकालिक भेद बताना है कि इसमें कौन सा है। तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या समझा जाए उसी क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। काल के आधार पर क्रिया देखो 3 प्रकार की होती हैं, वर्तमान काल, भूतकाल काल, भविष्य काल। भूतकाल के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मत भूत। ठीक है, तो ये हो गए। तो आपको बताना है क्या इसमें पूछ क्या रहा है। जी, मैं खाना खा चुका हूँ, तो इस वाक्य में भूतकालिक भेद को। ठीक है, तो आप खाना खा चुका हूँ, तो अब आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा है, पूर्ण भूत, यानी कंप्लीट हो चुका काम। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्रत धातु में ऋमूल प्रत्यय लगने पर शब्द रूप क्या होगा, 15 का। ठीक है, प्रत्यय आपको बता चुके हैं, कौन सा शब्द लगाना है, ऋमूल प्रत्यय लगने पर, किसमें, व्रत में। तो क्या हो जाएगा, 3 का आंसर 15 का हो जाएगा 3, व्रतम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक है। तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में
पर संबोधन हे कृष्ण, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, कृष्ण ने गाना गाया, बाकी में कारक आपको बताना है। अब आप समझ गए होंगे कौन सा है, चौथा, कर्ता ने, कृष्ण ने यानी कर्ता ने। पहले ही मैंने बताया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के आदि करण। तो आप आंसर कितनी आसानी से पकड़ सकते हैं। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्दों को क्या कहलाते हैं, आपको बताना। स्वतंत्र सत्ता ना धारण करने वाले, देखो अब उन्हें क्या कहते हैं, हम यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक। अब यहाँ पर शब्द पूछा है यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ क्या है। अब तीनों ऑप्शन को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। रूढ़ शब्द ये मूल शब्द होते हैं। इन शब्दों को खंड हम सार्थक, इनके खंड जो है सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। जैसे नाक, कान, ये कैसे हैं, रूढ़ शब्द है, इनके सार्थक खंड नहीं हो सकते। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। जैसे दिन रात योग रूढ़ शब्द है। शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर दूसरे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तीनों ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन क्या करते हैं। तो सबको पता होगा 18 का 2 श्रद्धेय करते हैं, ठीक है। पत्र में अपने बड़ों के लिए संबोधन में श्रद्धेय, आदरणीय एवं पूज्य आदि लिखते हैं, ठीक है। पत्र के अंत में आपका प्रिय या स्नेहाधीन लिखते हैं, ठीक है। पत्र में अपने से छोटे के लिए क्या करते हैं, पिता, माता, चिरंजीवी, प्रिय, आयुष्मान शब्द को संबोध ना के लिए प्रयोग करते हुए। आगे बढ़ते हैं, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो इसको अपरिचितों के लिए हम कौन से शब्द संबोधित करते हैं, प्रिय महोदय साहब, प्रिय महोदय कहते नहीं कहते। चिन्ह जो आपको दिया हुआ है चिन्ह, इसका नाम आपको बताना है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, अनुनासिक, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। अभी पहले ही बताया है, मांडवी हो जाएगा, क्योंकि मांडवी एक क्या है, मांडवी एक नाम है। घरेलू भला स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। जिंदा शब्द क्या है, तो आपको बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जिंदा शब्द क्या है, अव्यय है, संज्ञा है। अब आपको बताना इसमें से नहीं, आगे देख लेते हैं। इधर दो ऑप्शन इधर हो गए, दो इधर हो गए। जिंदा शब्द बताना है, तो आपको इधर ऑप्शन इनमें से तो कोई है नहीं। आगे देखते हैं क्या है, विशेषण या सर्वनाम। तो जिंदा शब्द क्या है, ठीक है। इसका आंसर 3 हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, विशेषण। जिंदा क्या है, वह आदमी जिंदा है। इनमें अव्यय कौन है, 30 का पूछा है, अव्यय पूछा है, ठीक है। अव्यय सजल, धीरे धीरे, पतित, सुंदर। तो अव्यय आपको बताना, अव्यय किन्हें कहते हैं। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता। ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मय बोधक। दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। इनकी वजह से बाकी में कोई चेंज, लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। आपको बताना क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। तो अभी बताया धीरे धीरे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका चौथा ऑप्शन, क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, ठीक है। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। आपको इनमें से छांटना कौन सा गलत है, ठीक है। पाक्षिक, भौमिक, सामाजिक, दैविक एक प्रत्यय लगने से बने हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। तो 25 का कौन सा आंसर जाएगा, तीसरा वाला, सामाजिक। पाक्षिक में इक तो लगा नहीं, भौमिक में भी इक नहीं लगा हुआ, दैविक में भी इक नहीं लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि प्रत्यय हटने से कोई शब्द नहीं बनेगा। जो प्रत्यय होता है ना, अगर प्रत्यय हम उसको हटा देंगे तो कोई एक शब्द तो होना चाहिए इससे पहले। अगर पाक्षिक में हम एक हटाएंगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा, भौमिक में एक हटाएंगे कोई भी शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि लगाया नहीं, ठीक है। समाज में अगर हम एक लगा दें तो क्या हो जाएगा, सामाजिक। ऐसे पाक्षिक अगर हम कोई बनाएंगे, पक्ष बनाएंगे, पक्ष में एक लग नहीं सकता, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। व्यवस्था, तो इससे पहले जो भी क्वेश्चन किया था, इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला। व्यवस्था से पहले आ लगा देंगे, हो जाएगा अव्यवस्था, ठीक है, अव्यवस्था हो जाएगा। जो पहला वाला है आ, तो मरड़ में हम अगर आ लगा दें तो क्या हो जाएगा, आमरड़, ठीक है। तो दूसरा वाला होगा, पहला वाला नहीं होगा, ऑप्शन 2 दूसरा सही होगा इसका। नीचे दिए गए 4 में वैकल्पिक उत्तर दिए गए, उनमें से आपको उत्तर का वर्ड का उच्चारण स्थान पूछा है 27। अब वर्ड तो आपको पता होंगे, का वर्ड का उच्चारण स्थान पूछा है, कंठ है, तालु है, मूर्ध है, दंत है। देखिए जो वर्ड है उच्चारण के स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला को कांठ है, तालव्य, मूर्ध, दंत, ओष्ठ, वर्तस, दंतोष्ठ एवं स्वरतंत्रीय वर्ग में बांटते हैं। जो का है वो कंठे वर्ग का शब्द है, किसका है, कंठे वर्ग का। या वर्ड का उच्चारण क्या है, तो जो या है, या वो तालु का है, ठीक है।
या वर्ड का उच्चारण स्थान तालु है, तालु या तालब में चा, चा, हा, जा, झा, या वर्ण आते हैं, ठीक है। अंतस्था में भी आ जाएगा या उसमें भी आ जाएगा। टा वर्ड का उच्चारण स्थान में पूछा गया, टा का 29 का, तो टा का हो जाएगा मूर्धन ना, क्योंकि हम इसे मुंह से बोलते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। आपको क्या चुनना, विशेषण चुनना है, विशेषण। तो विशेषण अभी हमने पहले बताया था, मिठास क्या, मिठास गुणवाचक विशेषण है, आमों में मिठास है, बाकी में आम के लिए, मीठेपन के लिए क्या शब्द, मिठास शब्द का विशेषण रूप में प्रयोग होता है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, मिठास। तो इसका वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय शब्द का बहुवचन बताना है आपको, भारतीय शब्द का बहुवचन बनाना है, ठीक है। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम ए या यूं आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ठीक है, आपको बताना इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका दूसरा वाला भारतीयों, भारतीयों हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, में विशेषण आपको बताना है, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें विशेषण आपको बताना है, जो लक्ष्मण की विशेषता बताता हो वो शब्द आपको पहचानना है। तो 32 का आप पहचान चुके होंगे, ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि कुशल, लक्ष्मण एक संज्ञा है और कुशल क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो सबको पता देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। निर्वासित आपको प्रत्यय बताना, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, निर्वासित में इत प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं, शब्दों के पीछे। निर्वासित जैसे अभी पूछा था सामाजिक, समाज में एक प्रत्यय लगा तो बन जाता सामाजिक, तो इसी प्रकार से निर्वासित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। 34 का पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है, निम्न में कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक है। 35, तो तालव्य और नासिक कौन सा है, पहला वाला वर्ण हो जाएगा तालव्य, ठीक है। ई तालु स्थान से बोले जाते हैं, ये निम्न है, जैसे है ई चा, छा, जा, झा, या, शा नासिक के वर्ण है। अंग, अड़ा, या, अड़ा, ना, मा, इस प्रकार से या जो है वो नासिक एवं तालव्य दोनों में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द अभी हमने पहले परिभाषा बताई थी, तो आप समझ गए होंगे, लोटा, ठीक है। लंबोदर, दूध वाला, घुड़सवार, ये घुड़साल एक भी नहीं होंगे। निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन से, जातिवाचक संज्ञा आपको बताना। 37 का कौन सा हो जाएगा, कैलाश पर्वत का नाम, काशी स्थान का नाम, गंगा नदी का नाम। और नदी क्या है, जाति बता रही है, सारी नदी, नदी की अगर बात करेंगे तो सारी नदी आ जाएंगी, यमुना, गंगा, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, माही, ताप्ती, ठीक है। अगर यहाँ पर गंगा की बात करें तो आप किसकी बात करेंगे, सिर्फ गंगा की बात करेंगे, तो गंगा कैसी हो जाएगी, गंगा हो जाएगी संज्ञा, क्योंकि संज्ञा बता रही ना। कैलाश पर्वत का नाम है, कैलाश पर्वत, काशी ये स्थान का नाम है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाता है। 38 नंबर का बताएंगे। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, ठीक है, निरुनासिक स्वर कहलाते हैं, ठीक है। निर्नासिक स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है, सॉरी हम गलत बोल गए, निर्नासिक स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है, ठीक है, ठीक है, जिनके उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है, ठीक है। जैसे आ, ई किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से हैं, परे हैं, यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर हम अनुनासिक वर्ण अंग, आहंग, आ के ऊपर हम बूंदी लगाएंगे अंग की, और बड़ा के ऊपर हम बूंदी लगाएंगे बड़े के ऊपर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन पूछा है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला संयुक्त व्यंजन, छत्र, ज्ञ, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में दो वर्णों के मेल से 4 संयुक्त व्यंजन बने, जैसे हिंदी वर्णमाला में 4 ही संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, छात्र, ज्ञ और स्रा, ठीक है। निम्नलिखित में अंतस्था वर्ण का उदाहरण आपको बताना है। अंतस्था वर्ण, तो इसका कौन सा हो जाएगा, दंत, या, र, ल, व, ये अंतस्था है, ठीक है, या, र, ल, व, ये वर्ण कौन से, अंतस्था वर्ण है, ठीक है, या, र, ल, व दिए गए विकल्प में दंत, तालव्य, अंतस्था वर्ण, ठीक है। वा जो है दंत भी है, तालव्य भी है, वो दंत भी है, तालव्य, अंता भी है, ठीक है, ये अंता वर्ण भी है, अंतस्था वर्ण, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन है।